ये साथियों हमारे ड्राइव में जो पहला प्रश्न हमारे पास है वो है मोटर इसकी अंतर्निहित विशेषताओं के कारण वह कौन सा मोटर है जिसे हम लोग रोलिंग मिल में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बताइए जरा, रोलिंग मिल के लिए जो हमारा मोटर होगा हमेशा याद रखिएगा उस मोटर में आपका क्या होना चाहिए, स्पीड भी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए और टॉर्क आपका क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। ऐसी परिस्थिति में क्यूमुलेटिव कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है साथियों इसमें दोनों वाइंडिंग होगी, आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी और संट वाइंडिंग भी होगी, RSH और RSE ये दोनों होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, RSE और RSH ये दो चीजें होती हैं। अब साथियों यहां पर गंभीरतापूर्वक समझिए, ये दोनों जो फील्ड वाइंडिंग है, इस दोनों फील्ड वाइंडिंग से क्या होता है, इसके वजह से जो आपकी फ्लक्स उत्पन्न हो रही हैं और इसके वजह से जो फ्लक्स उत्पन्न हो रही हैं, ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं, तो हमारा फ्लक्स यहां ज्यादा हो जाता है। इसी का उल्टा है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है विद्यार्थियों, हमेशा याद रखिएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड में आपको यहां ध्यान रखना है, डिफरेंशियल कंपाउंड क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको मशीन के समय इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, अब इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि डिफरेंशियल कंपाउंड में आपको क्या मिलता है, करंट ज्यादा मिलती है। क्या होता है? करंट ज्यादा मिलती है, वोल्टेज कम मिलता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? आर्क वेल्डिंग में करते हैं। कहां करते हैं? आर्क वेल्डिंग में करते हैं। जब भी वेल्डिंग होती है हमेशा याद रखिएगा, वेल्डिंग के लिए करंट ज्यादा चाहिए, उस काम के लिए हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, और यहां हम मोटर का यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको गति चाहिए, तो इसीलिए उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। लिखिएगा तो संभव नहीं है, आपको स्लाइड दिया जाएगा और वहां नोट कर लीजिएगा, वीडियो भी आपके पास है ही, और यदि लिखना रहे तो आप साथ साथ तेजी में लिखते भी चलिए। हमको रोक रोक करके लिखिएगा तो फिर बहुत समय लगेगा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, स्लाइड अपलोड होता ही है। कैसे नहीं है? कैसे बोल देते हैं एक भी स्लाइड नहीं? अभी दिखा दें आपको स्लाइड है कि नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यूपीएस का क्या अर्थ होता है? यूपीएस होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसी को हिंदी में कहते हैं अबाधित शक्ति आपूर्ति। अबाधित शक्ति आपूर्ति। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एसएमपीएस क्या काम करती है विद्यार्थी जी? याद रखिएगा, 230 वोल्ट एसी को लो वोल्टेज डीसी में बदलने का काम करती है, यानी उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज डीसी में बदलने का काम करती है। कौन सी एक मध्यम ऊर्जा की यूपीएस की सीमा है, यानी मीडियम लेवल का जो एनर्जी है वह किस यूपीएस से प्राप्त होता है और वो कितना तक होता है जरा बताइए विद्यार्थी। मीडियम लेवल में कितना जाएगा? 120 केवीए। 120 केवीए का क्या मतलब होता है? ये कौन सा पावर है? ये आपका साहब एपरेंट पावर है। कौन सा पावर है? एपरेंट पावर है। याद रखिएगा एस बराबर वी आई होती है। वी आपका वोल्टेज है और आई आपकी करंट है। समझ गए? इस एपरेंट पावर के दो पार्ट होते हैं। पहला आपका एक्टिव पावर, पहला क्या होता है? एक्टिव पावर, और दूसरा आपका क्या होता है? रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर को साथियों हम P से सूचित करते हैं, वी आई कॉस फाई होता है। यूनिट इसका वाट होता है साथियों। ये कॉस फाई आपकी पावर
फैक्टर होती हैं। क्या होती हैं? पावर फैक्टर होती हैं। रिएक्टिव पावर को Q से सूचित करते हैं। इसका मान VI साइन पाई होता है। इसका यूनिट होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ेंगे किलो वोल्ट एम्पियर, और आपकी क्या होगी? रिएक्टिव। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसको कहते हैं। आपका ध्यान रखिएगा, मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 120 kVA। चलिए साथी जी, जितना पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है और सबको समान महत्व से आपको पढ़ना है। अगर मुझे ये पता होता कि यही क्वेश्चन बिहार पूछ रहा है तो हम आपको थोड़ी ना क्लास के लिए यहां बुलाते, आप लोग से 50-50 हजार रुपया ले लेते, आज जैसे बिहार का आदमी करता है क्वेश्चन आपको दे देते और आप सेलेक्ट हो जाते। तो इसीलिए जितना बताया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है और सबको समान महत्व से आपको पढ़ना है। ठीक है ना? अभी आपको 2 महीना पूरा कंसंट्रेट होना है। परीक्षा जब समय नजदीक आएगा उस समय देखा जाएगा कि क्या महत्व रख रहा है, क्या नहीं रख रहा है। अभी से आप छांटने का प्रयास कीजिएगा तो अंत में छांटा जाइएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए, एक स्टैटिक इन्वर्टर कम आवृत्ति का ऑसिलेटर है जो किससे जुड़ा होता है? हमारा जो ऑसिलेटर है किससे जुड़ा होता है? एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर क्या काम करता है? आपके वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने का काम करता है, यानी सिग्नल की विड्थ को क्या करता है साथियों? बढ़ाता है। याद रखिएगा, हमारे सिग्नल की जो बैंड विड्थ है वो बढ़ाने का काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और एम्पलीफायर के रूप में कौन सा एलिमेंट लेते हैं? ट्रांजिस्टर लेते हैं। याद रखिएगा, एम्पलीफायर के रूप में किसका यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। और ये ट्रांजिस्टर कैसा अवयव है? एक्टिव एलिमेंट है। हमेशा याद रखिएगा, कैसा एलिमेंट है जी? एक्टिव एलिमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ें। एक युक्ति जो वांछित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति पर डीसी को एसी में बदलने का काम करती है, उसे किस नाम से जानते हैं साथियों? इस नाम से जानते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन सा यंत्र? रेक्टिफायर। लेकिन डीसी को एसी में बदलने के लिए कौन सा? इन्वर्टर। कौन सा साथियों? इन्वर्टर। और दोनों काम कौन करेगा? कन्वर्टर। है कि नहीं है? और आप जानते हैं हमारे डीसी को डिजायरेबल एसी पर, यानी वांछित, आप समझ लीजिएगा, वांछित फ्रीक्वेंसी की एसी, वांछित फ्रीक्वेंसी की एसी पर बदलने के लिए कौन इस्तेमाल होता है? ऑसिलेटर, है ना? उसके बाद साहब आपके कांस्टेंट डीसी को, यानी फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कौन बदलता है? आपका चॉपर बदलता है। ये सारे आपके अलग अलग उपकरण हैं जो ये सारे काम करते हैं। अब आपके प्रश्न को ध्यान दीजिए। हमारा प्रश्न कह रहा है वांछित आउटपुट वोल्टेज, मनचाहा आउटपुट वोल्टेज आप 0 से 300 हर्ट्ज तक का पाते थे, वह किसके माध्यम से पाते थे? इन्वर्टर के माध्यम से पाते थे। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इल्यूमिनेशन चैप्टर होने के बाद ट्रांसफार्मर ही चालू होगा। ट्रांसफार्मर जब चालू होगा तो ट्रांसफार्मर के बाद लगातार खाली मशीन चलता रहेगा। साथियों, 3 फेज का एसी डीसी कन्वर्टर में कितना डायोड हमको चाहिए? सोच के बताइएगा। याद है आप लोगों को? एसी डीसी कन्वर्टर में कितना डायोड? एक सेक्शन के लिए, अलग अलग फेज के लिए 3। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा? एक फेज में 3, अलग अलग फेज में फिर अलग अलग। तो साथियों कौन सा VFD है? VFD का पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ड्राइव का बुनियादी तत्व क्या है? क्या क्या उसमें होना चाहिए ड्राइव के अंदर? सोच के बताइए। Which one is correct answer विद्यार्थी जी? इलेक्ट्रिक मोटर तो होगा ही होगा, उस मोटर से पावर को जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन का माध्यम होगा और बाकी कंट्रोल सिस्टम होगी जो उसके गति को नियंत्रित करने का काम करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डीसी मोटर की गति किसके बढ़ने से बढ़ती है? आप सब जानते हैं हमारे डीसी मोटर में ईबी बराबर
पी फाई एन जेड बाय 60A होता है। यहां से एन का मान निकालिए, एन आपका क्या है, स्पीड है, क्या होगा ईवी गुना 60A अब बटा आपका पी फाई जेड होगा ना विद्यार्थियों। यानी आप क्या देख रहे हैं, मेरा एन किसका व्युत्क्रमानुपाती है, मेरा एन आपके फ्लक्स का व्युत्क्रमानुपाती है। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं, एन समानुपाती बैक ईएमएफ ईवी का है। ए तो फिक्स रहता है, जेड कंडक्टर की संख्या फिक्स रहती है, पी पोल फिक्स रहता है। चालू अवस्था में मोटर का समानांतर पथ को बदल नहीं सकते हैं। एफ का लैप होगा तो दो पैरेलल लैप होगा तो जितनी पोल उसके बराबर, लैप होगा तो ए बराबर पोल के बराबर होगा, वेव होगा तो आपका ए का मान क्या होगा, 2 ही होगा। समझे कि नहीं। तो ये सब भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो अब यहां गौर करिए, बैक ईएमएफ के बढ़ाने से बढ़ती है ना, है कि नहीं है, बैक ईएमएफ बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी। लेकिन आपका क्या होता है, गौर कीजिएगा, क्या कम हो जाएगा जी, आपका लाइन करंट कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लाइन करंट कम होगा तब ना आपका फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तब ना स्पीड बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए कौन सा आईसी याद है आपको, 79 78 लेते थे, तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं 7806। ये आईसी का नंबर है साथियों, क्या है, आईसी का नंबर है। इलेक्ट्रिक ड्राइव अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है, इसका क्या कारण है, सरल है, साफ है, कॉम्पैक्ट है, विश्वसनीय है, छोटा है, कम जगह छेकता है, सुचारू रूप से गति प्रदान करता है, जब जैसे चाहे रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से स्टार्ट भी हो जाता है, रखरखाव का खर्चा भी कम है, सब इसकी विशेषता है। पेपर मिल के लिए कौन सा ड्राइव आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कांस्टेंट गति आपको प्राप्त होगी, हर जगह क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड मिलेगी। जवाब दीजिए साहब, मल्टी मोटर ड्राइव का यूज करेंगे या सिंगल मोटर ड्राइव का यूज करेंगे, यानी एक ही, इसका मतलब क्या है, शाफ्ट तो एक होगा, शाफ्ट क्या होगा, एक होगा। अब मोटर ढेर सारी होंगी, मोटर क्या होंगी, बहुत सारी मोटर होंगी। तो यह आपका मल्टी मोटर ड्राइव, सिंगल या एकल मोटर ड्राइव में क्या होता है बताइए, प्रत्येक ऑपरेटर का पूरा कंट्रोल उसके मशीन पर होता है, कोई हानि, लोड हानि समाप्त नहीं होती है, प्रारंभिक लागत समूह ड्राइव से कम होता है। प्रारंभिक लागत तो इसका कम होता है, ये बात कैसे कह सकते हैं। आइए साहब अगली यहां देखते हैं, हमारा उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, सभी ऑपरेटर सेपरेट सेपरेट। सिंगल ड्राइव का मतलब है आपका स्पेशल, यानी घर में 2 आदमी है तो दोनों को अपना अपना बाइक है, तो स्वाभाविक है उत्तर किसको दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी ए भी ठीक है। और लोड के कारण होने वाली हानि भी आपको ज्वाइंट में नहीं होती है। कम से कम महंगा ड्राइव कौन है, यानी सस्ता कौन सा ड्राइव है, किस ड्राइव में कीमत कम लगती है, बेल्ट ड्राइव। इसका इस्तेमाल याद होगा आपको, थ्रेशर वगैरह चलाने में करते थे, फीता रहता था, है ना। वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए कौन सा अच्छा होता है, कहां पर साहब, ध्यान दीजिएगा, व्हिच वन इज राइट आंसर आपका, वेरिएबल स्पीड ड्राइव विद्यार्थी जी, एक सेकंड, हाँ वेरिएबल स्पीड ड्राइव में हमारा यही हो जाएगा, छत का पंखा हो जाएगा। रेगुलेटर से हम इसको मॉनिटर करने का काम करते हैं। अगला है, डीसी मोटर को अब भी डैश के उपयोग में पसंद किया जाता है, किस काम में डीसी मोटर को हम लोग पसंद करते हैं। डीसी मोटर में आप याद रखिएगा, आपका अगर सीरीज है तो इसका टॉर्क ज्यादा होगा, स्पीड भी क्या होती है, ज्यादा होती हैं। अगर आपका संट होगा तो ध्यान रखिएगा कांस्टेंट स्पीड होगी, क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। तो हम लोग इसका इस्तेमाल निश्चित रूप से साथियों कहां कहां पर करेंगे, दिमाग लगाइए, आंसर बताइए, क्या होगा, क्रेन में यूज होगा, मिल में यूज होगा, साथ ही साथ खदानों में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। उत्खनन मतलब है आप कोयला वगैरह के खान में भी इसका उपयोग करेंगे, लिफ्ट में यूज, क्रेन में यूज करेंगे, क्रशर में यूज करेंगे, ये सारे जगहों पर करेंगे। चलिए आगे है आपका वेरिएबल गति डीसी मोटर ड्राइव में आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण के परिणाम स्वरूप डैश होता है, यानी आर्मेचर के वोल्टेज को हमने क्या किया, कंट्रोल कर लिया। जब हम आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं तो यह कौन सा ऑपरेशन कंसीडर किया जाता है, बताइए साहब, क्या होगा,
व्हिच वन इज राइट आंसर? आपका हो जाएगा कांस्टेंट टॉर्क, क्योंकि मेरा टॉर्क समानुपाती आपके वोल्टेज के होता है। जब वोल्टेज कंट्रोल हो गया तो टॉर्क भी कंट्रोल हो गया। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कौन सी मोटर उपयोग में नहीं ली जाती है? सेंट्रीफ्यूगल का मतलब जो पानी को क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकने का काम करेगा। सेंट्रीपिटल अंदर लाएगा, भीतर से पानी को बाहर फेंकेगा। भीतर से बाहर फेंकने के लिए किस मोटर का इस्तेमाल करेंगे? चलिए, ज्यादातर हम लोग पंप के लिए इंडक्शन मोटर का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में स्पेशल केस है, नहीं किया जाएगा। तो नहीं किया जाएगा सीरीज का, तो उत्तर हमको नहीं वाला है, इसीलिए सीरीज देंगे। ठीक है, बाकी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल किसका करते हैं? याद रखिएगा, इंडक्शन मोटर का ही पंप के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके लिए यह सही माना जाता है। हमारा सीरीज जो है पंप के लिए उचित नहीं होता है। इमरजेंसी केस में चला देंगे, अलग बात है, लेकिन यूजफुल है नहीं। डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य पर पहुंच जाए तो गति क्या होगी? अभी देखा आपने, एन समानुपाती हमारे फ्लक्स का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मेरा फ्लक्स 0 है तो एन क्या हो जाएगा विद्यार्थी? स्वाभाविक है 1/0, यानी स्पष्ट है एन आपका अनंत हो जाएगा, यानी भयानक ज्यादा स्पीड, भयानक एक्सट्रीम खतरनाक हो जाएगा स्पीड, यानी स्पष्ट है अनंत के समीप हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, अगर फील्ड करंट का मान 0 हो जाए तब क्या होगा? फील्ड करंट का मान 0 हो जाए तब क्या होगा? आप सब जानते हैं फील्ड करंट के समानुपाती मेरी फ्लक्स होती है। फील्ड करंट 0 हो गया तो फ्लक्स भी आपका 0 हो गया। ऐसे केस में भी स्पीड क्या हो जाएगा? आपका अनंत हो जाएगा स्पष्ट रूप से। तो दोनों में से किसी तरह से घुमा के पूछेगा, आंसर आपको वही देना है। चलिए आगे बढ़ें। डीसी शंट मोटर को डैश ड्राइविंग के लिए उपयोग किया जाता है। डीसी शंट मोटर को हम लोग मशीन टूल को चलाने के लिए प्रयोग करेंगे। लेथ मशीन भी क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। किस पे चलता है? कांस्टेंट स्पीड पे, इसमें भी यूज करेंगे। ब्लोअर और फैन में भी कर सकते हैं। आंसर हमको क्या दे देना है? डी नंबर। कमजोर फील्ड के माध्यम से डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल अच्छा माना जाएगा। अगर आपका फील्ड कमजोर है और शंट मोटर का आप यूज कर रहे हैं, जरा दिमाग लगाइए साथियों, क्या परिस्थिति बनेगी? अगर हमारा फील्ड क्या हो गया? कमजोर, तो फील्ड आपका वीक है साथियों, तो फ्लक्स भी मेरा क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम पावर को क्या करते हैं? कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, यानी आपका स्थिति हो जाएगा कांस्टेंट पावर ऑपरेशन। 21 नंबर। डीसी शंट मोटर को डैश ड्राइविंग के लिए उपयोग किया जाता है। डीसी शंट मोटर को मशीन टूल्स में और लेथ में करते हैं। मशीन टूल में कांस्टेंट स्पीड चाहिए, लेथ में कांस्टेंट स्पीड चाहिए। अगर कह देगा नहीं करते हैं तब ब्लोअर और फैन चलेगा, ठीक है ना? अगर कह देगा नहीं तब चलेगा वो। मेरे विचार से ये दोनों में यूज होगा, मशीन टूल में और लेथ में यूज होगा। ब्लोअर फैन में इसका प्रयोग करने से हम बचते हैं। लेथ में सीरीज मोटर क्यों यूज करेंगे? लेथ में हमारा कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तभी प्रॉपर कटिंग हो पाएगा, ठीक है ना? इसलिए करके वहां पर हमको शंट मोटर लगाना है। चलिए देख लेंगे इस क्वेश्चन को हम फिर से। अभी तत्काल हमारे हिसाब से मशीन टूल्स और लेथ ही ठीक लग रहा है, बाकी हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे एक बार। चलिए अगला प्रश्न है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के मामले में स्टार्टिंग टॉर्क स्वाभाविक रूप से होता है। हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके मामले में ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग टॉर्क जनरली हमारी स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा ज्यादा होती है किससे? रनिंग टॉर्क से। रनिंग टॉर्क से 2 से 2.5 गुना जो है ना, 2 से 2.5 गुना हुआ करती है आपकी स्टार्टिंग टॉर्क। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये बातें थोड़ी सी उलट जाती हैं, आपका कम हो जाती हैं। टॉर्क क्या होती हैं? रनिंग से कम होती हैं। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी मोटर में सबसे अच्छा गति विनियमन कहां होता है?
गति विनियमन का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्पीड रेगुलेशन। क्या होता है साथियों? स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन होता है नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अब बटा नीचे आपका नो लोड स्पीड, एक सेकेंड बटा फुल लोड स्पीड इनटू 100। ये होता है आपका स्पीड रेगुलेशन। जिस तरह से वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, उसी तरह से स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? स्पीड के मान में होने वाला परिवर्तन। क्या होता है? स्पीड के मान में होने वाला परिवर्तन। आप समान रूप से कभी नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड में क्या हो? परिवर्तन हो। तो आपसे कह रहा है कि सबसे अच्छा गति विनियमन मतलब जितना कम होगा उतना बढ़िया होगा। ठीक है ना? तो यानी आपका कांस्टेंट के आसपास स्पीड कौन मशीन देता है? आपको अभी चर्चा मैंने किया था, है ना साथियों? कौन सा मशीन आपका कम रेगुलेशन देगा? कम एसआर। कम एसआर मतलब कांस्टेंट स्पीड। अभी आपने देखा, मैंने कहा है आपसे कई बार, कांस्टेंट स्पीड हमारी किसकी होती है? शंट मोटर की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि शंट में हमारा फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ें। मोटर जिसकी गति नियंत्रण की व्यापक रेंज होती है, ऐसा कौन सा मोटर है जिसके स्पीड को हम बहुत ज्यादा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, काफी ज्यादा चेंज कर सकते हैं? अगर इन सारे ऑप्शन में अगर आपके पास डीसी सीरीज रहता तो आप उसी को टिक लगाते। ठीक है, लेकिन यहां डीसी सीरीज नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति में किसको हम आंसर कंसीडर करेंगे? शंट को करें। समझे? अगर डीसी सीरीज होता तो आप बिल्कुल इसी पर टिक लगाते। चलिए आगे बढ़ें। एक 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन को आवश्यकता होती है। आपको 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4। यानी आपको मोटरिंग मोड, ब्रेकिंग मोड सभी तरह के काम करने हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ेगी? आपको साहब 2 फुल कन्वर्टर बैक टू बैक जोड़ने वाले चाहिए, तभी आप चल पाएंगे। क्योंकि इसका अपोजिट यहां एक्शन होता है, इसका अपोजिट यहां एक्शन होता है। दोनों के अपोजिट एक्शन के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। यहां फॉरवर्ड मोटरिंग होता है, यहां बैकवर्ड मोटरिंग होता है। फॉरवर्ड ब्रेकिंग होता है, रिवर्स ब्रेकिंग या बैकवर्ड ब्रेकिंग होता है। दोनों का उल्टा कोना कोनी क्या होता है? ऑपरेशन चलता है। इसीलिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का क्या लाभ है साथियों? सबसे पहले तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो है, आपको मैं बता दूं कि 95% हमारी इंडस्ट्री में इसी का प्रयोग किया जाता है। इसकी समस्या होती है स्टार्टिंग टॉर्क इसका थोड़ा कम होता है। क्या होता है? इसका स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा कम होता है। और आप ध्यान रखिएगा साथियों, ये निश्चित रूप से कांस्टेंट स्पीड यानी कि मोटा मोटी हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड है एनएस से बहुत कम स्पीड पर इसका एनआर बहुत कम रहता है। कितने का अंतर रहता है? मात्र आपका 2 से 5%। ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मली हम इसे भी कांस्टेंट स्पीड मशीन कह दिया करते हैं, क्योंकि इसके स्पीड में बहुत ज्यादा वेरिएशन करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। सामान्य रूप से हम इसको कह दिया करते हैं। रख रखाव भी इसका बहुत कम है, कॉस्ट भी बहुत कम है, लॉस बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहां पर आपका जो रोटर होता है वह किस तरह का होता है? गिलहरी के पिंजरे की तरह का होता है। दोनों तरफ रिंग लगा है, बीच में सरिया आपका इस तरह से तिरछा तिरछा करके लगा हुआ है। और इस दोनों तरफ के रिंग से यह क्या होता है? सॉर्टेड होता है। यहां वाइंडिंग नहीं होती, यहां बार का प्रयोग करते हैं। और यह बार किस चीज का होता है? एल्युमिनियम या कॉपर का बार होता है। ये दोनों का होता है। आप सब जानते हैं एल्युमिनियम का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि मेरा कीमत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है इस सब में से कौन सा फायदा है? तो शुरुआती रख रखाव भी कम हो रहा है, सही बात है। लगातार गति करती है, लेकिन गति में परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता है। लोड भी ठीक ठाक सह लेगा, स्टार्टिंग भी अपने हो जाता है, स्टार्टर
नहीं चाहिए, पावर फैक्टर को लॉस नहीं कराता। समझ गए कि नहीं? क्योंकि आपका बड़ा बड़ा रड होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और आप सब याद रखिए, मेरी रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, मेरी पावर फैक्टर बढ़िया होती हैं, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर हमेशा 1 यानी यूनिटी होता है, और कॉपर भी कम लग रहा है, इफिशिएंसी भी बढ़िया है, सारी की सारी बातें यहां पर होती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। विद्यार्थी जी, आपका सुबह जो क्लास होता था वही क्लास अब 2 बजे से होना शुरू हो गया है, क्योंकि 2 बार ऑफलाइन के विद्यार्थियों को आना पड़ता था। ऑनलाइन वाले बच्चे तो अपने घर में रहते थे, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। ठीक है, तो इसीलिए समय जो है 2 बजे से कर दिया गया है, और लगभग यही समय को मेंटेन रखने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है क्या? हाँ, शनिवार रविवार को एक्स्ट्रा क्लास होगा, उसमें दूसरा चैप्टर चलेगा। समझ गए कि नहीं? शनिवार रविवार को 3 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास भी चलेगा, सिर्फ ट्रेड का, जिसमें दूसरा चैप्टर हुआ करेगा सिर्फ शनिवार रविवार को, बाकी दिन 2 घंटे आपका एक ही चैप्टर चलेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आइए, कह रहा है एक मौजूदा वर्कशॉप को एक इंजन ड्राइव से विद्युत ड्राइव पर बदलना है, अपनाए जाने की संभावना वाले ड्राइव का नाम बताइए। देखिए जरा विद्यार्थी जी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहा है वर्कशॉप को एक इंजन ड्राइव से किसमें बदलना है? विद्युत ड्राइव में। तो एक इंजन ड्राइव का मतलब क्या है? पहले एक बड़ा इंजन था, उसी से कंट्रोल करते थे, अब उसको हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक। तो इस इंजन को आप डीजल वगैरह की सप्लाई देते थे, अब आपने उसको विद्युत ड्राइव में बदल दिया। विद्युत ड्राइव में जब बदल दिया तो उसको क्या कहेंगे आप? ग्रुप ड्राइव कहेंगे। ठीक है, यानी कई सारे मोटरों के लिए एक सिंगल स्ट्रक्चर हमने यूज करके नियंत्रण करने का काम किया है। मल्टी मोटर ड्राइव में क्या होता है? बहुत सारा मोटर इसमें भी जुड़ा रहता है। इंडिविजुअल ड्राइव का मतलब है एक मोटर एक ड्राइव। क्या है? एक मोटर ड्राइव के माध्यम से अगर एक ही मोटर को कंट्रोल करते हैं तो वह आपका इंडिविजुअल ड्राइव होता है। नाम से ही पता चल रहा है, 5 बच्चे, पांचों के लिए 5 बाइक है, सबका इंडिविजुअल बाइक है, वो सिस्टम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डीसी मोटर को एसी मोटर के जैसे व्यापक रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। एसी बहुत पॉपुलर हो गया है, डीसी पॉपुलर उतना नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? सबसे पहला जो झमेला है डीसी मशीन में यह है कि उसमें कम्यूटेटर लगा होता है और दूसरा कार्बन ब्रश लगा होता है। ये दोनों के वजह से इसका मेंटेनेंस, इसका साइज, ये सब थोड़ा झमेला का कारण हो जाता है। मरम्मत बार बार करनी पड़ती हैं, लॉसेस भी आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्यार्थी ये तो आपने जान लिया, अब मुझे बताइए समस्या क्या होगी। आमतौर पर समान रूप के ऑपरेटिंग परिस्थितियों के लिए एसी की तुलना में महंगा होता है। सही बात है। एसी आपूर्ति को डीसी आपूर्ति में बदलने के लिए अलग से रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। डायरेक्ट एसी आ रहा है, डायरेक्ट सप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी मोटर के कम्यूटेटर होते हैं जो आसपास की हवा में स्पार्किंग, ब्रश गियर, आर्क वगैरह, नमी वगैरह, धुआं वगैरह भी करने का काम करते हैं, उससे भी कहीं न कहीं परेशानी होती है। यानी ये सारी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ती हैं, इसीलिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? एसी का। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, 650 वोल्ट डीसी से ज्यादा का उत्पादन डीसी जनरेटर से संभव नहीं है। अब 650 को कितना आप बढ़ाइएगा, स्टेप अप कीजिएगा, लेकिन एसी सप्लाई सिस्टम, एसी जनरेटर के माध्यम से आप सब जानते हैं 11 के भी, 22 के भी, 33 के भी और 66 पर भी ट्रायल हमने कर लिया है। इतना ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। यहां वोल्टेज बढ़ाने का प्रयास अगर करेंगे तो आपकी क्या होगी? कम्यूटेटर जल जाएगी, स्पार्किंग होगा और उस स्पार्किंग से आपका कॉइल पूरी तरह से जलेगा और कॉइल जलने के साथ ही पूरी तरह से मशीन स्पॉइल कर जाएगी। इसीलिए हमारा लिमिटेशन है, हम उतना बेहतर इंसुलेशन यहां प्रदान ही नहीं कर पाते हैं। इस कारण से साथियों हम इसका कम जनरेशन के लिए ही प्रयोग करते हैं। आइए
आइए साहब, विद्यार्थी जी आप जब फ्लिपकार्ट या अमेजन में ऑर्डर करते हैं तो कोई न कोई डिलीवरी बॉय आता है और आपको आपके दरवाजे पर ढकढकाता कहता हुजूर लीजिए, नहीं है? उसी तरह से यहां भी कोई जाएगा कहेगा हुजूर लीजिए, समझे कि नहीं? बिल्कुल वही प्रक्रिया होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल होता है, इसमें रहती हैं चीजें, क्या रहती हैं साहब बताइए, क्या रहता है डीसी शंट मोटर में विद्यार्थियों? हमेशा याद रखिएगा स्पीड कांस्टेंट होती है। क्यों होती है कांस्टेंट? क्योंकि इसका फ्लक्स होता है कांस्टेंट, इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन समान रूप से होता नहीं है, इसीलिए क्या होती है साहब? कांस्टेंट होती है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ें। विद्यार्थी जी ऑफिस आवर जो होता है उसी में कोई भी सिस्टम का पार्ट आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। पटना में सभी संस्थान में आज से ही छुट्टियां हो गई हैं, ठीक है, और छुट्टियां आज से हुई हैं और 1 तारीख तक छुट्टी रहेगी, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों की क्लास को, यहां पर भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं, सिर्फ आप ही का क्लास चल रहा है, सभी सेंटर की सारी कक्षाएं बंद कर दी गई हैं, ठीक है, ये ध्यान लीजिएगा। तो इस लेकर के थोड़ा धैर्य रखिए, आपको जो भी ऑर्डर किया होगा, जो भी चीजें होगी सब मिलेगी। और आप लोग ये सब चीजें क्लास में पूछ पूछ करके परेशान करते हैं, तो हम इसका जवाब भी अब नहीं देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डायनामिक ब्रेकिंग आमतौर पर क्या है साहब? डीसी मोटर के साथ प्रयोग किया जाता है। तो डायनामिक ब्रेकिंग कौन से डीसी मोटर के साथ प्रयोग किया जाएगा, जरा सोचिए विद्यार्थी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है जिसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। हमारी डायनामिक ब्रेकिंग डीसी मोटर के साथ की जाती है। डीसी मोटर 3 तरह का होता है, शंट, सीरीज और कंपाउंड, इसीलिए सब में होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का सबसे किफायती विधि कौन सा है साथियों? सबसे बढ़िया विधि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में कौन सा है? हाईलाइटेड क्वेश्चन है विद्यार्थी, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाइए। रीजनरेटिव, यानी साथियों क्यों? इसमें जो ऊर्जा लेते हैं ना, वापस हमको दोबारा क्या होता है? एनर्जी रिटर्न मिलने लगता है। यानी मोटर को आप सप्लाई दिए, मोटर भी आउटपुट में आपको सप्लाई देने लगता है, और वही सप्लाई रिटर्न होकर के फिर मोटर को दे देते हैं। मेन सप्लाई का कनेक्शन खाली बनाए रखना है, अब बाकी कंजप्शन वहां से करना छोड़ देता है, अपने कंट्रोल करने लगता है। तो कितना बढ़िया है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में दोबारा क्या होता है? रीजनरेशन, इसीलिए सबसे किफायती सस्ता होता है यह। आइए, थायरिस्टर का प्रयोग डीसी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। साहब थायरिस्टर का नाम आपने सुना है ना? थायरिस्टर फैमिली का कौन अवयव है? SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर, ठीक है साथियों। अब जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसका प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे? सभी मशीन के साथ करेंगे, चाहे कोई भी मशीन हो। ड्राइव में करते हैं तो ड्राइव का ये पार्ट है, सबका गति कंट्रोल इससे आराम से होगा। कन्वर्टर 4 क्वाड्रेंट में से किस में पावर फीड कर सकते हैं? तो आपका 4 क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो कन्वर्टर इस्तेमाल किया गया है 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए, उसमें पावर आप कहां दीजिएगा? ठीक है, पावर फीड करने का मतलब है, फीड मतलब होता है प्रदान करना। तो क्या इसका उत्तर होना चाहिए विद्यार्थी जी? डुअल कन्वर्टर। 2 कन्वर्टर, आपने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था, 2 कन्वर्टर को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तब 4 क्वाड्रेंट का ऑपरेशन कर पाते हैं। अगर 4 क्वाड्रेंट का ऑपरेशन हो रहा है तो कितना कन्वर्टर लगा होगा? 2 कन्वर्टर लगा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। जब एक इंडक्शन मोटर को सप्लाई वोल्टेज क्या करते हैं? 10% कम कर देते हैं तो टॉर्क कितना घटेगा विद्यार्थी जी? अभी जस्ट आप देखिए यहां पर कितना घटेगा मेरा टॉर्क। बहुत अच्छा प्रश्न है यह, याद रखिएगा। मैं एक टेक्निक आपको बता देता हूं। वोल्टेज जितने परसेंट से कम होगा, जितने प्रतिशत से कम होगा, उसका दूना से टॉर्क कम होगी। वोल्टेज के कम होने से टॉर्क कम होता है, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता है। इसीलिए 10% से वोल्टेज गिर रहा है तो मेरी टॉर्क क्या हो जाएगी? 20% से कम हो जाएगी। ऑप्शन सी होगा। जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा, अगर यहां पर 20% रहता तो 40 हो जाता।
समझे कि नहीं? आई अगला प्रश्न देखें। निम्न में कौन सी मोटर का फुल लोड टॉर्क से स्टार्टिंग टॉर्क का सबसे कम अनुपात होता है? यानी TFL से TST करिएगा तो इसका मान क्या होता है? कम होता है। ये TST बाय TFL जो है, TFL बाय TST स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? कम होता है। तभी मशीनों में हमारा स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है किससे? फुल लोड टॉर्क से। हमारे स्क्वायरल केज का स्टार्टिंग टॉर्क नॉर्मली कम होता है, इसीलिए हैवी लोड को इससे नहीं जोड़ते हैं। अगर हैवी लोड को चलाना है तो हम यहां पर डबल केज क्या करते हैं? डबल केज या डीप बार रोटर का प्रयोग करते हैं। हम जब इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ाएंगे ना आपको, तो वहां इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करें। चलिए, प्रदीप जी, बुक में 18 चैप्टर जो आपके बिहार का है वह पूरा दे दिया गया है, और जब आप बुक खोलेंगे तो आपको 19 चैप्टर मिलेगा। और फिर आप फोन करके कहिएगा कि मास्टर एक चैप्टर ज्यादा ही दे दिया है। क्यों ज्यादा दे दिया? समझे? और अगर आपको सब चैप्टर चाहिए तो 29 चैप्टर ALP के लिए स्पेशल बुक रुक्मिणी का सेपरेट छपा हुआ है। अगर 29 चैप्टर लेना है ALP के लिए तो वो बुक लीजिए। बिहार के लिए लेना है तो 18 चैप्टर 19 चैप्टर वाला सेपरेट ये बुक लीजिए न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको पूरी दुनिया के सब परीक्षा की तैयारी करनी है 40 चैप्टर के साथ हमारा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, वो ले लीजिए। इतना वैरायटी देश के किसी पब्लिकेशन के पास होगा तो हम पब्लिकेशन से किताब निकालना छोड़ देंगे। ठीक है ना? तो आपको जो चाहिए वो भोजन हम देने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बावजूद सजेशन दे रहे हैं आपके साथ ही कि सब चैप्टर देना चाहिए था। भैया सब चैप्टर वाला भी किताब मिल रहा है, लेने लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? है कि नहीं है? आपका मन होगा तो 18 वाला लीजिएगा, कौन रोक रहा है? एक लड़के ने फोन पर कहा कि हम PDF प्रिंट कराएंगे, हम आपका किताब नहीं खरीदेंगे। क्या जरूरत है? मत खरीदिए, उनको क्या परेशानी होगी? बिल्कुल मत खरीदिए किताब। आप PDF प्रिंट कराइए। PDF प्रिंट कराइएगा 1000 रुपया पड़ेगा, किताब लीजिएगा 180 रुपया में मिल जाएगा। अब आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है तो करे, जो काम करना है ना? जो काम 180 में हो रहा है उसके लिए 1000 लगाने की इच्छा है तो कोई रोकेगा आपको जी? आइए साहब आगे बढ़ते हैं। यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है? लेड एसिड बैटरी। यूपीएस का कौन सा भाग AC को DC में बदलता है साथियों? इसका गति नियंत्रण कमजोर होता है। किसका गति नियंत्रण कमजोर होता है? दिमाग लगाइए। सिंक्रोनस का गति नियंत्रण कमजोर क्यों होता है, जरा सोचिए। बिल्कुल विद्यार्थी जी, इसका गति नियंत्रण नहीं संभव है। 120 F/PA पर चलता रहेगा, इससे कुछ टस से मस नहीं होगा। लोड बढ़ाइए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियंत्रण का मतलब है स्पीड को बढ़ा देंगे, स्पीड को घटा देंगे, वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका स्पीड हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। गांठ बांध लीजिएगा, लोड के बढ़ाने घटाने पर भी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्वानों, स्पीड पर फर्क नहीं पड़ता है। अब इस जगह पे यदि आपका जनरेटर रहता ना तो वह भी एक्सेप्टेबल था, उसका भी गति में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमको ड्राइव से जनरेटर का स्पीड को नियंत्रण करने का कोई नीड है नहीं, मोटर है इसीलिए। हालांकि DC शंट भी कांस्टेंट स्पीड देती है, बट इसमें लोड के बढ़ने पर इसकी गति थोड़ी कम हो जाती है। क्या होती है? गति कम हो जाती है। बहुत ज्यादा कम तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी कम होती है। तो हालांकि थोड़ी कम हो गई तो आप कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, वहां ऐसा कोई उपाय नहीं है। लाइट ड्यूटी क्रेन। लाइट ड्यूटी क्रेन का मतलब है जो क्रेन हमेशा रखा रहता है, 6 महीना साल भर 3 महीना पर कभी इमरजेंसी पड़ा तो यूज में जाता है, कम ही देर के लिए यूज किया जाता है, वो आपका लाइट ड्यूटी क्रेन है। लाइट ड्यूटी क्रेन का कहां यूज कीजिएगा विद्यार्थी जी? ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, पावर हाउस है, पंपिंग स्टेशन है, इस सब में। पावर हाउस में रोजे ट्रांसफार्मर लगता है क्या? कभी कभी नया ट्रांसफार्मर आता है, मशीन सेट करना पड़ता है, वही सारी चीजें हैं। साथियों, यूपीएस प्रणाली में सबसे भरोसेमंद प्रणाली कौन सी है? ऑनलाइन यूपीएस है। कौन सा है? ऑनलाइन यूपीएस है।
बैटरी चार्जर में ट्रांसफार्मर का आकार किस पर निर्भर करता है? ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर किस आकार का होगा विद्यार्थियों, गौर करिएगा। यह आपका आवेशित शक्ति पर यानी चार्जिंग कैपेसिटी पर, चार्जिंग पावर कैपेसिटी। आपको बैटरी चार्ज करना है ना, तो किस रेंज का वोल्टेज आपको देना है चार्ज कराने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए, ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर के इनपुट एसी वोल्टेज का मान किससे कम होना चाहिए? ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर में एसी वोल्टेज का मान किससे कम होना चाहिए? बताइए जरा, याद रखिएगा इस सब चीज को। 160 वोल्ट से कम होना चाहिए। 78 मॉस आईसी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का नियमित निर्गत वोल्टेज, निर्गत मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज, इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? 78 मॉस है विद्यार्थी जी, जो सोच के बताइएगा क्या होगा? +5 वोल्ट। डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की गति को आधार गति से कम करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, यानी रेटेड स्पीड से स्पीड आप कम करते हैं। कैसे कम करिएगा स्पीड? क्या करना होगा विद्यार्थी? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? एक चीज देखिए, हम फ्लक्स मेथड में फ्लक्स को घटा ही सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। और फ्लक्स जब जब हम घटाएंगे मेरा स्पीड तब तब क्या होगा? बढ़ेगा। तो फ्लक्स मेथड से तो ऐसा कर नहीं सकते। इससे करते हैं वोल्टेज के माध्यम से। सप्लाई वोल्टेज कम करेंगे, स्पीड आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ईवी समानुपाती किसके है? एन के है। सप्लाई वोल्टेज कम होगा, बैक ईएमएफ कम होगा, बैक ईएमएफ कम होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। डीसी ड्राइव की प्रणाली को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा पैरामीटर है? किन किन चीज से प्रभावित होता है विद्यार्थी? सोचिएगा। थायरिस्टर का फायरिंग को, ये तो था भी आपके बुक में। स्पीड का फीडबैक, टॉर्क सबके आधार पर प्रभावित होगा। क्रेन की क्षमता को कैसे व्यक्त किया जाएगा? ध्यान में, बिल्कुल, किससे व्यक्त करते हैं? इलेक्ट्रिक ड्राइव की मुख्य कमी क्या है साथियों? बताइए, इलेक्ट्रिक ड्राइव का कमी क्या है? कहना बहुत बोझिला है, बड़ा एकदम स्लो झमेला वाला काम है, ऐसी बात तो नहीं है। शुरुआती और रखरखाव में बहुत महंगा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन विद्यार्थी, इलेक्ट्रिकल पावर यदि आपने ड्राइव को देना बंद कर दिया, तो सप्लाई ऑफ हो गया तो ड्राइव भी क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। ये जो सोचिएगा कि बिना बिजली के इसको चला ले, संभव नहीं है। यही एक झमेला इसके साथ है। आपका बिजली से चलने वाला सिस्टम है तो बिजली की सप्लाई रहेगी तभी तो चलेगा, नहीं रहेगी तो कहां से चलेगा, है कि नहीं है? ग्रुप ड्राइव आजकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्यों साहब? ग्रुप ड्राइव क्यों आजकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? ग्रुप ड्राइव रहने से क्या होता है ना, अभी एक बच्चे ने अभी लाइव जब डिस्कशन यूट्यूब पर ले रहे थे, क्वेश्चन का देख लीजिए आप लोग घर जाकर टाइम निकालकर, जो चौथा टेस्ट ऑफलाइन का हुआ था उसके प्रश्नों का डिस्कशन हो गया है, ठीक है, घर जाके देख लीजिएगा। कुछ बच्चे उसमें सवाल कर रहे थे कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो प्राइवेट है, झूठे से प्राइवेट नौकरी काहे करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा भी उसको कि जिनको भी लगता है कि प्राइवेट है, प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे, तो वो बच्चा फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है ना। कम से कम दूसरा वाला सब लड़का के लिए कंपटीशन कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग को प्राइवेटे करने का मन है तो वही करेगा। आपको नहीं मन है तो आप छोड़ दीजिए, है कि नहीं है साहब। सरकारी और प्राइवेट में अंतर लोग समझ ही नहीं पाया है। लोगों ने सोशल मीडिया में हंगामा उठा दिया कि रेलवे बिक गया, रेलवे बिक गया, रेलवे बिक गया, है कि नहीं है। लेकिन यह सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम मॉनिटरेशन के लिए प्राइवेट कंपनी को रखते हैं। अगर मॉनिटरेशन के लिए प्राइवेट कंपनी को नहीं रखा जाएगा तो आपको क्या लगता है, जितना मेहनत आप नौकरी पाने के लिए करते हैं, वहां जाकर के अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा लें तो राष्ट्र बहुत प्रगति पर चला जाएगा। वहां खैनी खाने से, आप पैर पर पैर चढ़ा के कुर्सी पर बैठने से फुर्सत कहां है, खाली अपना सीनियर को, राजनेता को, दिस को, दैट को गाली देने से फुर्सत कहां है। इसी में टाइम पास हो जाता है कि नहीं है। तो ये समस्या है।
इसी समस्या को खत्म करने के लिए आज जो बिजली आपको 24 घंटे मिलती हैं, क्यों मिलती हैं साहब? बिल्कुल प्राइवेट नहीं है, वर्क कल्चर को प्राइवेट किया है, एजेंसी मॉनिटरेशन के लिए हायर किया है, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट सब कुछ सरकार का है। एक एक पैसा सरकार का और ग्रामीण लोगों के टैक्स का लगा हुआ है। समझ गए? आपकी नियुक्ति जो हो रही है सरकार कर रही है, आपकी नियुक्ति को कोई एजेंट नहीं कर रहा है। यह बात को माइंड में सेट कर लीजिएगा। आइए साथियों, 1 तारीख से फॉर्म भराएगा, 1 अप्रैल से, ठीक है। आइए साहब, समूह ड्राइव जो है, नहीं जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स खरीद करके पढ़ रहे हैं वो तो नौकरी पाने के लिए ही जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पर तो बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं जो ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है नहीं है, यही बात होती है। ज्यादातर बच्चे तो जांचने के लिए ही जुड़ते हैं, ठीक है कि नहीं। समूह ड्राइव क्या है आजकल बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है। क्या कारण है विद्यार्थी इसका बताइए? बहुत हो हंगामा होगा, गंदा दिखेगा, साफ सफाई नहीं होगा, लचीलेपन के कारण इधर उधर कनेक्शन डिस्टर्ब है, हानि आपकी होगी, ऑपरेशन की इफिशिएंसी घट जाएगी, ये तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। और दूसरा होगा बड़ा मोटर के ब्रेकडाउन होने पर सब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। एक गड़बड़ाया तो सब गड़बड़ा। उत्पादन प्रक्रियाओं में स्वचालन की शुरुआत। स्वचालन मतलब ऑटोमेटिक स्टार्टिंग, खुद से स्टार्टिंग यानी सेल्फ स्टार्टिंग। क्या कहेंगे इसको? सेल्फ स्टार्टिंग, याद रखिएगा, सेल्फ स्टार्टिंग। ये जो है ना साथियों, इसका शुरुआत जो होना है वो किस वजह से संभव हो पाया? ये सेल्फ स्टार्टिंग का शुरुआत क्यों हो पाया? ये शुरुआत अगर हुआ तो एकल और मल्टी मोटर ड्राइव के कारण हुआ, नहीं तो एक मोटर स्टार्ट का है तो कितना जगह हैंडल मारिएगा, संभव नहीं है। साथियों, डैश के मामले में लोड टॉर्क गति में वृद्धि के साथ घट जाती है, यानी आपकी टॉर्क जो है वह घटती है अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं। ये किस परिस्थिति में होता है? जल्दी से जरा सोच के बताइए, दिमाग लगाइए साहब। खराद लेथ मशीन, बोरिंग मशीन, मिलिंग मशीन। आपका टॉर्क घटता है, स्पीड बढ़ती है, टॉर्क बढ़ता है, स्पीड घटती है। चलिए आगे बढ़ें। फील्ड फ्लक्स के परिवर्तन द्वारा स्पीड कंट्रोल का क्या परिणाम होता है? फील्ड फ्लक्स का कंट्रोल करते स्पीड हमेशा बढ़वे करती है, क्योंकि हम फ्लक्स को घटाते ही हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। जब घटाते हैं तो स्पीड मेरा सीधे क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में आपका ड्राइव किस नाम से जाना जाएगा? बताइएगा जरा सा, किस नाम से जाना जाएगा? ऐसा क्वेश्चन पहले भी शायद मिला था। कांस्टेंट पावर ड्राइव। कौन सा विकल्प प्रारंभिक लागत में सस्ता होता है? यानी आप जब खरीदने जाएंगे तो कौन सा मोटर आपका सस्ता कॉस्ट पड़ेगा? साथियों ध्यान रखिएगा, 4 मोटर है 25 केवी का, 5 मोटर है 20 केवी का, 10 मोटर है 10 केवी का, 100 किलोवाट का सिंगल मोटर है। तब छोटका छोटका 50 खरीदने से अच्छा है एक। ये तो नॉर्मल सी बात है। मेरा सस्ता कौन पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए। रोलिंग मिल के लिए जो इलेक्ट्रिक मोटर आप प्रयोग में लेते हैं, ठीक है ना, कितना केवी तक का कंजप्शन करेगा विद्यार्थी जी? ये सब रटने वाला चीज है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। नॉर्मली विद्यार्थी कितना करेगा? आपका 85 से 400 केवी का करेगा। इसीलिए रोलिंग मिल सब हम अपने घर में नहीं लगाते हैं, फैक्ट्रियों में होता है। आटा चक्की के लिए इलेक्ट्रिक मोटर यदि आप लेते हैं तो क्या खासियत उसकी होनी चाहिए? आटा चक्की तो आपको बार बार चालू बंद करना पड़ता है, कभी कम पर कभी ज्यादा स्पीड पर आप चलाते हैं, है ना। तो यानी स्पष्ट है इसमें क्या होना चाहिए? बार बार रोकने की कैपेसिटी हो, यानी ब्रेकिंग की विशेषता हो। एक ही बार ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही आदमी 500 क्विंटल गेहूं आपके यहाँ पिसवाता है, 20 किलो, 15 किलो, 40 किलो, 50 किलो रहता है। एक का निकालिएगा तब ना दूसरा चालू कीजिएगा। तो चालू बंद यहां आसानी से हो, यह ध्यान रखिएगा। चलिए विद्यार्थी जी, जिस एप्लीकेशन में मोटर उच्च गति से शुरू करता है वो कौन सा एप्लीकेशन है? किसमें हाई स्पीड पे मोटर चलेगा विद्यार्थियों? आपका लिफ्ट और होइस्ट में। लिफ्ट तो आप लोग देखे हैं, होइस्ट देखे हैं?
बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा होता है और बड़े बड़े बिल्डिंग पर जब आपको 15 मंजिला के ऊपर ईंट पहुंचाना है तो देखते होंगे ऐसे डंडा जैसा रहता है, उसको नीचे डाउन करता है और उसके साथ ट्रॉली में लग करके ऊपर सामान जाता है। अब फिर ऊपर से गया तो वहां से डंडा को उठा दिए तो वहां से खाली फिर आपका कंटेनर नीचे आता, फिर भरे फिर भेज दिए, तो उसको हम लोग होइस्ट कहते हैं, जिससे बहुत हैवी सामान को एक ही बार में ऊपर नीचे उठाया और नीचे लाया जा सकता है। टॉर्क भी ज्यादा चाहिए। कौन सी डीसी मोटर में टॉर्क में समान प्रतिशत वृद्धि के लिए इनपुट करंट की सबसे कम प्रतिशत वृद्धि होती है? यानी टॉर्क बढ़ाइएगा तो आपका करंट बहुत कम बढ़ा है, आप टॉर्क बढ़ाइए, लेकिन एसी का कोई एडवांटेज उसमें मैंने नहीं रख रहा है। क्या उत्तर होगा विद्यार्थी? लागत। यानी स्वाभाविक सी बात है, सब फायदा मिल सकता है, लेकिन डीसी मोटर हमेशा महंगा होगा एसी की अपेक्षा, एसी हमेशा सस्ता होगा। जब एक डीसी मोटर समान एसी वोल्टेज से जुड़ी हुई है, उसे जबरन बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा? सप्लाई दे रहे हैं और जबरदस्ती उसको क्या किए विद्यार्थी जी? बंद कर दिए। बंद करने का मतलब उसका व्हील को आप क्या किए? कपड़ा या बोरा वगैरह लगा के आप पूरा जाम कर दिए। जैसे जाम कीजिएगा हीट एक्सेस होगा, कॉइल जलेगा, मोटर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है, कई बार कुछ बच्चे तौलिया लगा के पंखा रोक लेते हैं नीचे से, ठीक है ना, और आपको कुछ ही मिनट कुछ ही देर रखते हैं तो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा आपने थोड़ा और देर कर लिया तो पंखा से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है ना, इसका कॉइल क्या होगा? जल जाएगा। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी